बिहार में अक्सर क्राइम होते रहता है और अभी अभी एक अम्मा गांव के रहने वाले कुछ व्यक्ति थे जिनका नाम था केदार यादव जी, जो कि अपने पूरे परिवार समेत जहर खा के आत्महत्या कर लिए। और क्या था सच्चाई, उनके साथ शुरू से अंत तक ये मुखिया प्रत्याशी हैं रुद्र भैया, जो कि शुरू से अंत तक आए हैं। तो सारा डिफेंड मैं नहीं करके इनसे मैं बात करता हूं और यहाँ पे कुछ और पत्रकार महोदय मौजूद हैं, तो इनसे भी आपको मैं बात कर पाऊंगा। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है जी। जैसा कि आप शुरू से अंत तक रहे हैं, तो क्या हुआ और कैसे हुआ, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? शुरू से हम लोग लगभग हम लोग को सुबह में पता चला था, तो हम लोग 5 बजे पहुंचे थे। उस समय साक्षी जिंदा थी और वो बाकी 5 लोग मृत घोषित हो चुके हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं एक बात समझ में नहीं आती है, घर से बाहर जाके 3 किलोमीटर दूर जाके सुसाइड करना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, नज़र से नहीं, वो वैसे व्यक्ति थे और वो इतना प्रताड़ित हो चुके थे, वो जीना नहीं चाहते थे। और उनका हम लोग को जैसा लगता है कि वो इसलिए उतना दूर गए क्योंकि हमको कोई अस्पताल ना ले जाए और दम तोड़ ही दे, इसलिए वो। और दूसरी बात, वो जहाँ रह रहे थे उनके मकान में नहीं ऐसा करना चाहते थे क्योंकि वो बहुत नेक ईमानदार आदमी थे और सोचे कि किसी तरह गतिविधि से वो ना फंस जाए, इसलिए उन्होंने दूर का सहारा लिया। अच्छा, ये बताइए, कर्ज लिए थे तो वो अपने परिवार वालों को तो बता सकते थे ना, कम से कम ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अपने परिवार वालों तक को नहीं बताया? उन्होंने परिवार वाले, क्योंकि उन अलग तरह टाइप के थे, वो झेलते खुद थे, अपने बेटे को भी नहीं बता पाते थे, हर चीज को शेयर नहीं करते। एक बात बताइए, जो लोग अपनी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं ताकि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए और अच्छे से सुख करे, वो लोग 12 लाख के चलते क्या इस तरह का काम कर सकता है? देखिए, 12 लाख की बात नहीं है। अगर 12 लाख लेके आदमी के साथ समस्या नहीं रहता, कोई प्रताड़ित नहीं करता, तो 12 क्या 20 लाख लेके रह जाता। दैट्स पॉइंट। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आजकल के जो कुछ लोग हैं, खास करके मैं डिफाइन नहीं कर सकता, बिहार में ऐसे बहुत लोग हैं जैसा कि अभी बहुत सारा चलता है एजेंसी जिसके तहत कर्ज दिया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले ये सारा कम होता था साउथ इंडिया में, और अभी बिहार में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। और उसी के थ्रू कुछ लोग जो है गलत लोग, जो कि अपने आप को कहते हैं कि मैं उसी एजेंसी से हूँ, और पहले कर्ज देते हैं और 2% या 3% नहीं 20% लेते हैं और हर रोज आके टॉर्चर करते हैं। नहीं 20% के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से इस तरह का घटना का अंजाम होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये बहुत पहले का रिपोर्ट आया है, लगभग 2010 का, ये आंध्र प्रदेश का केस है। उसमें बहुत जो सारे नेशनल्स कंपनियां हैं, चैनल्स और न्यूज हैं, BBC, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, द वायर, ऐसे सारे जो नेशनल लेवल का जो न्यूज एजेंसी है, उन्होंने इस बात को लिखा है कि इंडिया में माइक्रो फाइनेंस, जिसे हम लोग जनरली अभी MFI के नाम से जानते हैं, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होती है, NBFC से बाद में रजिस्टर्ड हो गया, इनको बताया कि ये आदमी के द्वारा तैयार किया गया मौत का जाल है। चूंकि इसमें जो है एक साथ रुपया जो है लोगों को मुहैया कराया जाता है कर्ज पे, उसको EMI लिया जाता है, वीकली EMI। उसका जो इंटरेस्ट है वो 20% से लेकर के 36% तक लिया जाता है। और आपको जान करके एक बात हैरानी होगी कि ये मान लिया जाए कि एक कंपनियां आपको 30,000 रुपये लोन दे रही है, तो आपके नाम से लोन इशू करेगी 30,000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, फॉर्म चार्ज, ये वो करके लगभग 3,000 रुपये वो पहले काट लेगी। 3,000 रुपया पहले काट लेगी, आपके हैंड में मिलेगा 27,000। और EMI हमेशा मंथ के लास्ट में लिया जाता है जब आपका, लेकिन ये कंपनियां EMI जो है वीक के शुरू में लेते हैं। मतलब आप EMI लास्ट में अगर भरते हैं तो वीकली 4 वीक आपको मंथ के स्टार्टिंग से ही देना है। और ये जो 3,000 रुपये आपका इंश्योरेंस का चार्ज काटता है, उसमें इंश्योरेंस का नियम है, RBI का गाइडलाइन कहता है कि इंश्योरेंस के पैसा पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन ये लोग का चालाकी देखिए, आपको क्या करता है, 30,000 लोन करके 30,000 का इंश्योरेंस ले लिया आपसे, और प्लस उसी पैसे में से पहले आपका 3,000 रुपए काट लिया। मतलब जो पैसे का इंश्योरेंस किया
उसका भी इंटरेस्ट आपको भरना पड़ता है। ये हो गया। और ये सारे माइक्रो फाइनेंस जितने भी हैं, चाहे वो लीगल है इलीगल है, सभी को करता है। और इसमें उपभोक्ता फोरम में लोगों को जाना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए कि जब इंटरेस्ट का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा पे इंटरेस्ट नहीं लगता है तो फिर भी कंपनियां वसूल रही है। उसके साथ साथ अब देखिए इसका जो बढ़ता है, एक ईएमआई किन्हीं ने मिस कर दिया तो ये अब उसका ऐसे सिंपल इंटरेस्ट था, एक ईएमआई अगर मिस करता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बदल देते हैं। मतलब इनका भी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट उसमें जुड़ जाएगा, वो सारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा और आगे जाकर के फिर अब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दीजिए। तो आज के जो भी सूदखोर हैं, जो कि सूद पे पैसा लगाते हैं और 20% 40% की तरह लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखे कि बाहर के लोग हमारे देश में आके, हमारे राज्य में आके इस तरह से वसूली करते हैं, तो हम लोग भी क्यों ना इसको धंधा बनाएं। हमारे घर के आदमी अब जो है अब जो है मैं इस बात को बताता हूँ, ये जो है साउथ की कंपनियां, अब ये यहाँ आकर के जब यहाँ काम करने लगा तो आसपास मोहल्ला में रहने वाले पैसे वाले लोग सोचा कि अगर इस तरह से कंपनी पैसे वसूल रहे हैं तो हमारे पास भी पैसा बैंक में पड़ा हुआ, क्यों नहीं हम वसूल। अब कंपनी का वसूलने का तरीका थोड़ा दूसरा हो सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों जुड़ते जाता है और रुपया अधिक होते जाता है। अब इस केस में आप नवादा वाला केस को अगर जोड़ करके देखते हैं तो नवादा वाला केस भी जो इनका क्या नाम था, केदारलाल जी जो है, अब एक साथ 12 लाख रुपया कर्ज नहीं लिया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट जुटते जो है वो 12 लाख के अमाउंट में चला गया। चूंकि यह कोई कंपनी थी नहीं, यह लोकल लोग थे जिसको आप सूदखोर कह लीजिए या माफिया तत्व कह लीजिए। ये लोग अब जो है इनका जो कंपाउंड इंटरेस्ट जुटते अब हो गया मेन में चला गया, सब प्रिंसिपल अमाउंट बना दिया और प्रिंसिपल अमाउंट बना करके अब कहा हमको 12 लाख दो। और इनको लगा कि मैं पहले से इतना इंटरेस्ट भर चुका हूँ, शायद मैं अपना जितना मूल इससे लिया नहीं उससे कई गुना हमने इंटरेस्ट भर दिया, और फिर भी ये लोग पीछे नहीं छोड़ रहा है। चूंकि वो बाहुबली है, चूंकि वो लोग एक तरह से फाइनेंस माफिया के रूप में काम कर रहा है, तो उसका तरीका क्रूर हो सकता है और ये क्रूरता पूर्वक उसकी जान ली गई। तो ये जान लीजिए आत्महत्या नहीं, इसे हत्या से जोड़ के प्रशासन को देखा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो एक इज्जतदार व्यक्ति थे और उस वजह से उन्होंने अपने आप को जिल्लत भरी जिंदगी वो जी नहीं पाए। आप भी शुरू से अंत तक यहाँ की सच्चाई को देखें। और अभी आप भी और हम भी आपके साथ पुलिस वालों के साथ बाइट लेना चाहें तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया देख ही लिए। वो हम लोगों को सिखाने लगे कि एसपी और डीएसपी महोदय से बाइट ले सकते हैं। अब बताइए ग्राउंड लेवल पे जो मिलेगा हम तो उसी से बात करेंगे ना। यहाँ पे तो डीएसपी साहब नहीं आए हैं, डीएसपी साहब को कॉल किया जाता है और एसपी साहब को कॉल किया जाता है जब जिस समय जहर खा लिया गया था उस समय तो वो कॉल नहीं उठाते हैं। और इस समय मैं उसे पूछना चाहूँ, किस उम्मीद से पूछना चाहूँ बताइए। और बाकी मैं इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं, हमारे बड़े भाई मौजूद हैं और ये आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। किस नजर से आप देखते हैं इसको? सवाल ये नहीं है कि ये एक थाना प्रभारी या इंस्पेक्टर कर ले, इनको उतना भी जानकारी नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इंस्पेक्टर साहब जो रिपोर्ट लेके गए हैं ये तह तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि इनके समझ के बाहर है। ये खेल इतना नॉर्मल नहीं है कि वो समझ जाएंगे। ये खेल एक माफिया का है। जब इतिहास को थोड़ा सा आप याद कीजिएगा तो उस समय पूंजीपति जो है एकदम दबंग 5 लोगों का गुट चलता था और वो समाज पर दबंगई दिखाते थे, शोषण करते थे, जमीन हड़प लेते थे। उसी तरह का एक ये स्वरूप बदल चुका है। ये इकोनॉमिकल माफिया है। और जब ये 5 लोगों का गुट तैयार करते हैं, 5 लोग आपस में गुट तैयार, जैसे हम हो गए, ये हो गए, दबंग है समाज के। और हम लोगों ने कहा कि भैया आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपकी कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। वो बेचारे वो तो ले लेंगे, लेकिन पैसा देने की बारी आएगी तब कहाँ जाएंगे? जब वो सूद बता देंगे कि इतना पे इतना है, इतना डिमांड है और उसका पूरा का पूरा चीज धाराशाही हो जाएगा, तब वो क्या करेंगे? तब ये लोग उस पैसे को वसूलने के लिए धमकी देते हैं और धमकी देते हैं। धमकी देने के बाद मां बहन शोषण का हर एक तरीका ये अपना लेते हैं। उसके बाद मौत के मुंह में धकेल दिए जाते हैं। वो तो पैसे दे के एक दिन मरते हैं और ये लोग हर रोज मरते हैं।
ये खबर नवादा की नहीं है। हम आपको बताते हैं कि एनडीए की सरकार थी बिहार में, समस्तीपुर में घटना घटी 6 महीने पहले। क्या हम लोग वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए, हमारे क्षेत्र की ही बात है। उसके बाद उसमें 6 महीना बीत चुका है। क्या निष्कर्ष निकला बता सकते हैं? ऐसी बहुत सारी क्योंकि ये चीजें प्रशासन को समझ में नहीं आती है कि प्रशासन हो क्या रहा है, इसका जड़ क्या है, और हो सकता है मे बी कि प्रशासन इसमें मिली भगत हो। और वहाँ भी एक कॉमन चीज आया कि ग्रुप की जो महिलाएं हैं, किस्त वाली महिलाएं हैं, 10 गो 5 गो मिल करके उनके घर पे जा करके गाली गल्लम देता था, क्योंकि सासू और पुतहु मतलब दोनों, मृतक की वाइफ और उसकी माँ दोनों जो है ग्रुप किस्त मतलब माइक्रो फाइनेंशियल, एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये एक डोज है जो जहर की तरह सुई में भर भर कर सुबह से लेके शाम तक आता है और वो देता रहता है, और वो जहर तब बाहर निकल जाता है जब ओवर होगा। जब ओवर होगा तो कोई भी आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। अच्छा, आप दोनों ने सच्चाई को रूबरू करवाया और सच्चाई को बताया। आखिर आज हमारे देश में, हमारे बिहार में ऐसी 1 2 घटना 4 घटना हुआ है, क्या लगता है आगे और ज्यादा होगा? कैसे रुकेगा? ये हम आपको बता देते हैं, बिहार में 1 2 घटना नहीं है, पूरे देश की घटना बता रहे हैं। 5055 के समथिंग में ये घटना घटी है। सामूहिक आत्महत्या के मामले में हम बता दें 212 घटना घटी है, जिसमें 272 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, ठीक है। लेकिन अगर आप जांच में जाएंगे, कार्रवाई क्या हुई है, तो कोई रिपोर्ट आता पता नहीं। आखिर कब खत्म होगा हमारे बिहार में? कब इस तरह की घटना बंद? आप ये खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे सरकार भी जुड़ा हुआ है, मंत्री से लेके संतरी तक सब जुड़ा हुआ है, और इसको कोई रिपोर्टर की ताकत नहीं है कि वो उठा कर देखे। हमको पता है, आप पूरे रिपोर्ट जो यहाँ पर आया है, जितना भी रिपोर्टर, उसकी पूरी डेटा को खंगाल लीजिए। जिस तरह से हम लोगों ने उठाया, डी के बॉस ने या फिर हमने, क्या उस तरह से किसी ने रिपोर्ट करके दिखाया? कोई नहीं। आता है अपना टीआरपी से मतलब रखता है। बस हम और आपकी तरह नहीं, जैसे कि रुद्र भैया ने बोले कि आप यहाँ पे रुक जाइए, कहीं ना कहीं रात का समय है, तो मैं बोला मैं 1 दिन नहीं 4-5 दिन रख के और यहाँ की बराबर रिपोर्टिंग करूंगा, क्योंकि सच्चाई को दिखाना सिर्फ टीआरपी नहीं, टीआरपी तो ऐसे भी मिलेगा, आप अच्छे काम करेंगे तो भी मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, अभी बहुत सारे लोग जाते हैं सीबीआई की मांग करते हैं। आपको पता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत का केस का सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, क्या लगता है सीबीआई जांच आएगी? सवाल ये नहीं है, सवाल फिर हम मुद्दे पर वापस लाना चाहेंगे। क्या ये मुद्दा 1 महीना के बाद जीवित रहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। आपने 1 महीना बहुत कर दिया, 10 दिन बाद आपको इसका नजर तक नहीं आएगा। कोई भी मीडिया वाले 10 दिन बाद देखिएगा नहीं चलाएंगे। यही चीज हम आपको बार बार कहना चाहते हैं कि इसको भावनात्मक रूप से नहीं समझना है, इसको तथ्यों के अनुसार समझना पड़ेगा कि कहाँ पर फॉल्ट है। ये कर्ज आज रुद्र भाई ले रहे हैं, कल ये लेंगे। सब मीडिया वाला आता है, कहता है कर्ज के तले आत्महत्या। भाई, इसके जड़ में क्या है? कौन इतना कर्ज दे रहा है? कौन इसके ऊपर बैठा हुआ है जो ये पूरा का पूरा खेल खेल रहा है? उसका पर्दाफाश होना जरूरी है, उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। आप उठा के देख लीजिए, उस पर क्या कार्रवाई हुई? समस्तीपुर वाले पे, यहाँ पर नवादा वाले पर क्या कार्रवाई हुई? समस्तीपुर में एक और घटना, सुपौल में क्या कार्रवाई? अभी तक सर 5-6 दिन हो चुका है, अभी तक सिर्फ 2 अपराधी पकड़ाए हैं। बताइए तो क्या प्रशासन कर क्या रही है? अभी हमने पूछा कि एफआईआर, तो बोलते हैं कि एफआईआर की कॉपी हम दे देंगे। अरे एफआईआर की कॉपी सामने में, ऑफ कैमरे में, ऑन कैमरे में क्या दिक्कत है? जब आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो देखिए, हम लोगों ने रिपोर्ट बना के लाए हैं। हमारा रिपोर्ट है, और ये कोई ये नहीं है, सब टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। नवादा में 6, सुपौल में अक्टूबर 17 को जो है एक 56 साल का है राजा राम सिंह, समस्तीपुर में 5। सर मैं बीच में रोकता हूँ। आपने आज शॉर्ट में बनाया है ना? शॉर्ट में। और ये आप अगर आप 1 साल बाद अगर कभी हमसे मिलेंगे ना, तो हमको लगता है ऐसे हजारों की संख्या में पन्ने हो जाए। बिल्कुल। और सिर्फ वो कागजों में ही सिमट के रह जाएंगे। हम आपको बता देते हैं कि ये मामला अब ये नवादा का नहीं, बल्कि हम जिस घटना में जिक्र हुआ है, सारे मामले को हम उजागर करेंगे। सभी मामले को, जितना भी फाइनेंस कंपनी इस कटघरे में होगी, सबका खेल पर्दाफाश होगा।
थोड़ा इंतजार जो भी अपराधी अभी नहीं पकड़ा है, क्या कहेंगे पुलिस महोदय थोड़ा से, आप प्रशासन से? इंतजार कीजिए, इस खेल में जितने लोग हैं शामिल सबका पर्दाफाश किया जाए। क्या लगता है ये केस नहीं दब जाएगा या फिर ये आएगा? ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना जांच वगैरह देखे, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। हम जहाँ तक जानते हैं रुद्र भाई से कांटेक्ट में रहेंगे, रुद्र भाई पूरा का पूरा मामला देखेंगे और उसके बाद हमको जो खबरें मिलेगी हम उस पर एक्सपोज करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे। अच्छा रुद्र भाई, मैं आपसे बात फिर से करना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया था कि वहाँ पे साक्षी जी के साथ एक बहुत ही आनंदनीय अपराध हुआ, जैसा कि सुनने में आया कि वो 3-4 घंटे जीवित थी। आपने कई बार डीएम साहब को कॉल लगाया और कंटिन्यू 2 घंटे तक लगाया और कॉल नहीं उठाया। अगर इतना देर में चाहती तो वो बच्ची बच सकती थी। आखिर फिर क्या हुआ, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से बताइए। बच्ची 14 घंटा तक जीत रही, ठीक है। और दूसरी बात है कि उसको औपचारिक रूप से इलाज नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग का आप जान ही रहे हैं रवैया कि बिल्डिंग बनाते बन गई, सदर बन गया है, प्रखंड में बन गया है, लेकिन उसका कोई डॉक्टर नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर बनता है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करें, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करें। तो उनका जान से खेला गया है और ये लापरवाही है, सरकार का नाकामी है कि पता नहीं स्वास्थ्य विभाग कब सही होगा। ये आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि स्वास्थ्य ये अस्पताल बनाने से झोपड़ी रहे अस्पताल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्टर का उपचार अगर रहे, इलाज और औपचारिक रूप से बढ़िया हो तो एक गरीब, एक असहाय, एक वंचित परिवार को जान बच सके। अच्छा, तेजस्वी यादव तो बहुत सारे वादे करते हैं और वो ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंचते हैं और रात को जाके वहाँ पे दिखाते हैं, एक्सपेल करते हैं, उसके बावजूद भी क्यों नहीं सिमट रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव जो सरकार है वो तो हम मानते हैं और कि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, सारा बात सही है, पर हम कहते हैं कि सरकार का जो भी प्रारूप है, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मी हैं, जो ये बोलिएगा जैसे डॉक्टर के खुद जो भी सरकारी विभाग के अपने दायित्व का निर्वहन बहुत कम लोग करते हैं। उस दायित्व डॉक्टर से मैंने बात किया, डॉक्टर पॉजिटिव नहीं बोल पाए। इससे दुखनीय क्या होता है कि एक डॉक्टर का भी धर्म होता है और हर अस्पताल को एक कोई सिस्टम लाए सरकार, ताकि ऐसे निगरानी हो जहां मतलब आमदल आप कहीं भी अभी सदर अस्पताल आप जाके देखिएगा कि क्या हाल है, हालात है, आपको समझ में आ जाएगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली का किस तरह से वहाँ रहना सहना होता है। तो वहाँ अस्पताल का भी रवैया आप खुद जाके भी देख लीजिएगा। दम तोड़ने का मतलब यह हुआ कि साक्षी चली गई, यानी पूरी स्वास्थ्य विभाग पर आरोप होता है। बिल्कुल, और ऐसा बहुत सारी साक्षी जाएगी, लेकिन कुछ अच्छा साक्षी जाने से पहले आपको कुछ बोली थी, क्या बोली थी? नहीं, उन्होंने अपनी चर्चा से बात किए थे, वो प्रणाम की आदान प्रदान हुआ, यही सब। और बाकी हमको वहाँ से लगा क्रिटिकल स्थिति से बाहर है, वो बच जाएगी और हम लोग को आशा था कि वो बच ही जाएगी। अच्छा, कुछ ऐसा उसने बोला था कि मैं नहीं जीना चाहती हूँ और मैं नहीं जीऊंगा, क्योंकि अगर मैं जीऊंगा तो फिर वही बात होगा, फिर हमारे ऊपर आएंगे मांग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से सभी परिवार के लोग आत्महत्या साथ में कर रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया था, वो जिक्र की थी कि हम मतलब यही कि अब जीना क्या है, पापा के साथ वही प्रॉब्लम होगा, बस बार बार यही बात को जिक्र कर रही थी। क्या चाहेंगे? बहुत सारे लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर अभी जो लोग ये कर्ज में डूबे हुए हैं, जो भी लोग आते हैं कुछ मदद करे, आर्थिक मदद करे, ताकि इन लोगों का आर्थिक हेल्प हो सके। अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि कहीं जाके ये कोई काम धंधा कर सके। देखिए, जांच तो होना चाहिए, अपराधी तो पकड़ाना चाहिए, क्योंकि अपराधी नहीं पकड़ाएगा तो ऐसे सूदखोरों का अड्डा बढ़ते जाएगा और वो उनका जो मनोबल इसी तरह से बढ़ते जाएगा, इसी तरह से लोग प्रताड़ित करते जाएंगे। उस पर तो पहले उसको जो अपराधी हैं उनको अंदर करना बहुत ज़रूरी है, उन पे जल्द से जल्द उनको पकड़ के अंदर कर देना चाहिए, उस पर कार्रवाई जारी करना चाहिए, क्योंकि उनको सबसे पहले अंदर करने का। रही बात इनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो भी ये कमज़ोर है, आप इनको देख रहे हैं आगे कि इनका 5 भाई का घर है जिनपे 2-2 फीट का पड़ता है कमरा। तो हम तो कहेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में लगाएं कि इनको आर्थिक सहयोग कहीं से मिले, क्योंकि हम लोग मुआवजा के लिए सांसद महोदय से आज बात भी हुई थी 2-3 दिन पहले,
पहले से हो रही है, आज भी हुई। घटना के समय भी कॉल किए थे सांसद महोदय और कल आ भी रहे हैं। तो हम लोग मुआवजा के लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके आने वाला कल, क्योंकि मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, क्योंकि बाहर जाके कमा भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, आज गुंजन सिंह भी आए थे, क्या अपने तरफ से वो कुछ हेल्प किए या नहीं? हाँ, गुंजन सिंह ने अपना मुआवजा दिया था, पैसा दिए और इनको आर्थिक मदद भी किए। और वो ढाढ़स एक हिम्मत दे के गए हैं कि आपको किसी तरह का दिक्कत हो हमें फ़ोन करें, और वो उन्होंने एक हिम्मत दिया है, सबसे हटकर दिया है और बहुत अच्छा लगा। और बोले कि हमारे जितने भी कलाकारी ग्रुप भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के हैं, जो भी जहाँ तक होगा हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन सिंह जी को कि उन्होंने हेल्प किया, और जो भी लोग हैं सक्षम हैं अपने तरफ से मदद करें और इस दुख की घड़ी में शामिल होए। और जो मीडिया वाले हैं पॉजिटिव खबरें चलाएं और यहाँ पे आके ग्राउंड रिपोर्टिंग करें। ये खबर दबना नहीं चाहिए, पूरे बिहार की समस्या है। जो लोग मरे हैं वो आप लोग सोच सकते हैं आपके भी घर में बहन होगी, माँ होगी, सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक ये मुखिया है नहीं, मैं आपको बता दूं कि एक हारे हुए मुखिया है, लेकिन फिर भी एक अच्छे मुखिया की तरह भागीदारी निभाते हैं। यहाँ पे अभी कोई मुखिया जी मुझे नजर नहीं आए, लेकिन जिस समय से मैं मौजूद हूँ ये भाई एक हिम्मत बन के यहाँ पे खड़े रहे। बल्कि हर लोगों से तो मिलते ही है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी इनके वजह से पहुंचे हैं, बल्कि हर लोगों का ख्याल भी रखते हैं। तो क्या चाहते हैं जाते जाते और क्या कहेंगे, पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, प्रशासन से उम्मीद रखना होगा, क्योंकि ये आम आदमी उनको पकड़ेंगे नहीं। प्रशासन को आप रनिंग करके, ये पत्रकार का काम है कि आपको प्रशासन को एकदम एक्टिव रखना है, क्योंकि आप हम लोग आम आदमी तो अपराधी को पकड़ेंगे नहीं। जो भी काम है वो तो पुलिस ही करेंगे, प्रशासन ही करेंगे। और हम चाहते हैं कि उनका जो है आप इस माहौल को बनाए रखें, इस मुहिम को जारी रखें अपने चैनल के द्वारा, क्योंकि प्रशासन जिससे चार्जेबल रहे और वो काम करे। क्योंकि गति 10 दिन तक नहीं होना चाहिए, गति आपका जब तक जारी रहेगा तब तक इनका न्याय नहीं मिल जाए। क्योंकि आप अगर जारी रखेंगे गति तो इनको न्याय मिलेगा, प्रशासन एक्टिव रहेंगे और काम करेंगे, क्योंकि प्रशासन से ही उम्मीद है, सरकार से ही उम्मीद है। और बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने सभी मीडिया वालों से विनती किया है कि आप लोग प्रेम प्रसंग में आरती छोटू का न्यूज़ तो बहुत पहुंचा देते हैं हाई लेवल तक, तो आप उस चीज़ में तो देखते हैं, लेकिन यहाँ 6 लोग मरे हैं, तो आप लोग इनका भी कंटिन्यू रिपोर्टिंग करिए और इनको भी न्याय दिलाए। जिस तरह से आपने आरती और छोटू को न्याय दिलाया, तो यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी है जो कि बोलना भी है, अंदर से नहीं निकल रहा है आवाज़। तो सभी लोग से विनती है कि यहाँ पे आके और मदद करिए और लगातार रिपोर्टिंग करिए। बाकी यहाँ की हर खबर आपको हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए ऋतुराज चौधरी के साथ। जय हिंद।